तो दोस्तों नमस्कार। आज एनालिसिस में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इस मुद्दे से कहीं न कहीं कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है और मुझे विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता फॉर श्योर। तो देखिए आज का मुद्दा जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे, शिक्षक छात्र एंड एजुकेशन माफिया। जी हाँ, आज जिस कदर शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का बोलबाला है, उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बहुत ही ग्राउंड लेवल की जानकारी के साथ। और ये मैं प्रूव करूंगा कि कैसे ये लोग सब कुछ इतने सिविलाइज तरीके से मैनेज करते हैं कि इन पर ना ही आम जनता जो कि मजबूर है, पेरेंट्स जो कि मजबूर है, पढ़ाना है, अपने नियरेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, चाहे वो जो फीस लेना होगा वो लेगा। हम कहीं कंप्लेन करेंगे तो हमें फिर परिणाम भुगतने होंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, हमारी सरकार है, वो कुछ करती नहीं, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। और बहुत नेता ही ऐसे हैं जो एजुकेशन माफिया के तौर पे कार्यरत हैं इस फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि टोटल स्कूल का क्या शेड्यूल है हमारा, टोटल स्कूल की व्यवस्था कैसी है, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पे क्या ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में लगभग 45 बोर्ड्स हैं। जी हाँ, 45 बोर्ड्स। उनमें से मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स जो हैं वो एनजीओज हैं। उनका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट या फिर एनजीओ के डिफरेंट एक्ट्स में हुआ है। चलिए, उससे भी कोई परेशानी नहीं है हमें। परेशानी आती है तब जब शिक्षा को एक माफिया इंडस्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल देखिए, इंक्लूडिंग सीबीएसई सबसे अच्छा बोर्ड है हमारा सीबीएसई, जिसके लगभग 27,000 से ऊपर एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। फिर आता है आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड के पास भी लगभग 2400 से 2500 के आसपास, अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ आपको, स्कूल्स हैं। उसके बाद स्टेट बोर्ड्स आते हैं और बहुत सारे संस्कृत बोर्ड, XYZ बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हैं। लगभग 40-45 के आसपास टोटल हमारे यहाँ बोर्ड्स रजिस्टर्ड है। अब बात आती है कि क्या परेशानी है बोर्ड से। कोई परेशानी नहीं है। इन सभी बोर्ड्स को देखें मिला के तो लगभग जो है हमारे पास 3 लाख के आसपास जो स्कूल्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं किसी न किसी बोर्ड से, या फिर नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा, गली मोहल्ले में आपको एक स्कूल मिल जाता होगा जो कि एफिलिएटेड नहीं है, ना ही कहीं रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन किसी नाम का है भी तो वो कहीं ना कहीं किसी और टैगिंग के साथ, किसी और के स्कूल के साथ टैगिंग में चल रहा है वो स्कूल। ठीक है, तो 3 लाख स्कूल्स हैं लगभग। अब बात देखिए कि पॉपुलेशन, हमारी कितनी जनसंख्या जो है पढ़ने वाली है। तो देखिए, अगर हम 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो 35% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 14 के एज की है। अब बात आती है कि 35% मीन्स हाउ मच, हाउ मेनी। सो हाउ मेनी का जवाब अप्रॉक्स 45 करोड़। और 18 एज ग्रुप तक का जो नॉन वोटर होते हैं वो 41.1% अप्रॉक्स है। तो ये लगभग जो हमारी जनसंख्या है उसका आधा हिस्सा, आधा से कम हिस्सा पढ़ने जाता है। मीन्स लगभग 50 to 55 करोड़ बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं डिफरेंट लेवल पे। अब ये सोचिए कि 50 to 55 करोड़ बच्चों के पढ़ने के लिए हमें कितने इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग एक स्कूल में 40:1 का रेशियो होता है एक टीचर के लिए या प्रोफेसर के लिए टीचिंग
फ्रैटर्निटी को हम टीचर ही संबोधित करेंगे। तो और एक टीचर कहीं ना कहीं 5 to 6 पीरियड एक दिन में ले सकता है मैक्सिमम। सो मतलब एक टीचर जो है वो लगभग 200 बच्चों को पढ़ा सकता है किसी भी स्कूल या कॉलेज में, किसी भी शिक्षण संस्थान में। तो अगर उसके हिसाब से देखें हम तो 50 करोड़ जनसंख्या है अगर हमारी, और 200 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है अप्रॉक्स अगर बात करें हम, तो लगभग 25 लाख टीचर कम्युनिटी हमारे देश में रहती है। 25 लाख ऑलमोस्ट टीचर कम्युनिटी हमारे देश में है। उसमें स्कूल के और कॉलेज के दोनों ही लोग आ जाएंगे। अब बात आती है कि इन 25 लाख जो टीचिंग स्टाफ है इनको कैसे सर्व किया जाता है स्कूल या कॉलेजेस में, और इसके रिलेटेड और भी जो भी प्रश्न हैं हम आगे उठाएंगे। और सबसे प्राइमरी बात है कि बच्चे 50 से 55 करोड़ और उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं। तो इस माफियाइज्म से देखिए आप कि कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। 10% में वो लोग आते हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल चुके हैं, तो अब उनको ये कम से कम इनके चंगुल से वो मुक्त हो चुके हैं। बहरहाल जो हमारे पास स्कूल लगभग 3 लाख हैं, उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं। सरकारी में व्यवस्था जो भी है, जो भी पढ़ाई का स्तर है और जो भी टीचर्स को फैसिलिटी है वो जग जाहिर है, आप सब जानते हैं, और उस पर मैं कमेंट नहीं करते हुए मैं प्राइवेट स्कूल्स पे आता हूँ। प्राइवेट स्कूलों की क्या व्यवस्था है? प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक और बच्चों का कैसे शोषण होता है ये हम देखेंगे पूरे डेटा के साथ। और आप अगर देखें, एक स्कूल ओपन करने के बाद, क्योंकि स्कूल मोस्टली ओपन आजकल जो है ट्रस्ट के तत्वाधान में ही होता है, जो डिफरेंट ट्रस्ट होते हैं, और ट्रस्ट कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता इन नेचर, और जब तक कि उसको प्रॉफिट मेकिंग ना बनाया जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन अलग होती है। तो जनरली जो भी हमारे स्कूल रनिंग ट्रस्ट हैं वो कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, और इस नॉन प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट की आड़ में जो गुरक्त न चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे उठाता है। तो हम सरकार से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होने दिया जाता है, जिससे कि लगभग आपकी पूरी जनता परेशान है, आपकी पूरी पॉपुलेशन परेशान है। तो दोस्तों, क्या एक्सपेंडिचर आता है एक स्कूल के रनिंग में? तो देखिए, रनिंग में क्या है इसका एक्सपेंडिचर? टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, वो देना होगा, और वो एज पर नॉर्म्स देना होगा इनको, जो कि वो भी नहीं देते हैं ये। तो पहला एक्सपेंडिचर हुआ कि टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी, प्लस स्कूल कॉलेजेस का मेंटेनेंस। उसके बाद आती है बात कि कहीं ना कहीं रनिंग कॉस्ट में बहुत सारी इमूवेबल मूवेबल चीज़ों में बदलाव होता है, जो कंज्यूमेबल आइटम्स है लाइक स्टेशनरी एंड लाइक मेनी मोर स्टेशनरी आइटम्स, वो चीज़ें खर्च हैं। उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस जो भी स्कूल प्रीमाइसेस है उसका होना जरूरी है, और वो जायज एक्सपेंडिचर है, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते एक्सपेंडिचर अगर एक्सपेंडिचर की तरह हो तो एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरी प्लस मेंटेनेंस प्लस कंज्यूमेबल आइटम्स विच इज बीइंग कंज्यूम्ड, प्लस कुछ सर्विसेज जो स्कूल बाहर की कंपनी से या फिर बाहर के किसी भी आदमी से लेती हैं, वो आ जाता है सर्विसेज में। तो ये 4-5 जो मेन एक्सपेंडिचर हैं उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसके नाम पर कैसे ठगा जाता है, ये देखिए। अब देखिए कि स्कूल की आमदनी कहां कहां से है। स्कूल की आमदनी के लिए डिफरेंट हेड्स बनाए गए हैं कि आपको समझ में भी ना आए और वो आपको
लूट भी लें। इसी को कहते हैं माफियाइज्म, मेरी भाषा में, ये मेरा मानना है। आप देखेंगे स्कूल में जाएंगे एडमिशन के वक्त, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म 500 रुपीज़, मैं एग्जाम्पल के तौर पे फिगर बता रहा हूँ। 500 मीन्स फिक्स अमाउंट यू आर सपोज टू पे फॉर फॉर्म्स फर्स्ट। देन आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए जा रहे हैं आप, तो एडमिशन में क्या क्या होगा। एडमिशन चार्जेस इज X रुपीज प्लस बुक चार्जेज दिस मच, ट्यूशन फी दिस मच, डेवलपमेंट फी दिस मच, इट्स वन टाइम चार्जेज। ये जो सारे हैं ये वन टाइम चार्जेज हैं जो कि आपको एडमिशन के साथ या एडमिशन के तुरंत बाद देने होते हैं। और भाइयों मैं बताऊंगा आपको, ये जो है ट्यूशन फी ही जो है वो टीचर की सैलरी के नाम पर लिया जाता है। आई थिंक कि ये भी मोर देन इनफ होता है टोटल एक्सपेंडिचर से। टीचिंग फ्रेटर्निटी को सैलरी या साथ में नॉन टीचिंग या जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको सैलरी के साथ साथ ये टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको बेयर कर सकता है। ट्यूशन फी को ऐसा हाइक करके रखा जाता है। उसके बाद ये तो वन टाइम फिक्स चार्जेस है जो कि आपको एडमिशन के समय या एडमिशन के तुरंत बाद देने हैं। दूसरा आता है फिर एक्टिविटी चार्जेज। अगर स्कूल कोई इवेंट कर रहा है तो इवेंट पार्टिसिपेशन चार्जेज, देन इवेंट ड्रेस चार्जेज, राइट। इफ यू आर गेटिंग सम सर्विसेज लाइक स्नैक्स एंड ऑल, उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं स्कूल से, आपको उसके लिए भी चार्जेस देने पड़ेंगे। मीन्स ये स्कूल कम दुकान ज्यादा प्रतीत होते हैं। अगर आप किसी भी चीज की परचेजिंग की बात करें, आपको बुक खरीदना है, आपको बैग खरीदना है, आपको यूनिफॉर्म खरीदना है, आपको शूज खरीदने हैं, आपको बेल्ट खरीदना है, आपको आई कार्ड खरीदना है, आई कार्ड के लिए पैसे देने हैं आपको इवेंट का ड्रेस खरीदना है उसके लिए देना है चार्जेस, इवेंट में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए चार्ज देना है, ट्रांसपोर्टेशन आपको घर से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो मिलती है उसके लिए चार्जेस देने हैं। उसके बाद देने हैं, ये तो ठीक है, जहां तक ठीक है चलो ले सकते हैं, हम ले लें। बट बात ये है कि जेन्युइनिटी कितनी है इनके रेट्स में, कितनी जेन्युइनिटी है उसको देखेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की, क्योंकि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का चीज है। बुक के बिना आप पढ़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। बुक जो है वो अच्छे बुक्स सस्ते दामों पे भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमें प्राइवेट पब्लिशर का बुक चाहिए जिसकी कीमत कहीं ना कहीं 400 to 500% इन्फ्लेटेड रहती है रेट। हमें 400 से 500% तक इन्फ्लेटेड रेट में बुक बच्चों को दिलाने हैं। और वो क्यों दिलाने हैं? क्योंकि पब्लिशिंग हाउसेस से हमारा टाई अप है और पब्लिशिंग हाउसेस जो हैं वो मोर देन 40-50% कमीशन देती हैं स्कूलों को, मोर देन 40-50% कमीशन देती हैं स्कूलों को। पहली ये जो चोरी की, शेड्यूल्ड चोरी की जो घटना है ये सामने आई कि बुक में धांधली, बुक के रेट्स को 400 to 500 इन्फ्लेट करके लिया जाता है, पहला। दूसरा यूनिफॉर्म्स में आप देखेंगे तो वैसी चीजें जो 100 रुपए की हैं आपको 1000 रुपए से कम आप कल्पना भी ना करें किसी भी स्कूल में जा रहे हैं आप तो अगर एक यूनिफॉर्म सेट की बात करें, यूनिफॉर्म सेट में अगर ट्राउजर के साथ साथ जो शर्ट्स हैं, उसका शूज, बेल्ट, इन सब चीजों को देखें तो एक आम भारतीय 1500 से 2000 में खरीद सकता है बच्चों के लिए, लेकिन इनकी कीमत वहां पे ऑलमोस्ट 700 to 900% इन्फ्लेट करके दी जाती है। 700 to 900 इन्फ्लेट करके दी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद ये बिल्कुल छोटी वस्तुएं देख लीजिए आप, बैग्स की देख लीजिए। बैग
जो 100 रुपये का 50 रुपये का बैग में कॉस्ट आता है, उस बैग को कम से कम हम 800 या 900 में खरीदते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बच्चों को हर वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, बच्चों के पेरेंट्स को, और ये सब चीजें पे करनी पड़ती है। अगर आपने पे नहीं किया तो नाम स्टक ऑफ होगा, स्टक ऑफ के बाद आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन चार्जेस भी। रियायत की बात तो भूल जाइए आप। दूसरी बात है कि हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चार्ज के नाम पर एक रेगुलरली वसूली चलती है स्कूलों के द्वारा, जिससे कि हमेशा जो भी पेरेंट्स हैं उन पे एक प्रेशर बना रहता है कि पता नहीं क्या मांग दे वो, और बहुत सारी कंज्यूमेबल आइटम्स जिसकी जरूरत हम कम कर सकते हैं लेकिन उसको कम नहीं किया जाता। ये पूरा इनका नेक्सस है स्टेशनरी इंडस्ट्री प्लस स्कूलों के साथ मिलकर। ये तो रही बात कि स्टूडेंट्स को कैसे लूटते हैं। अब आते हैं हम शिक्षक, टीचर्स के बारे में। दोस्तों, टीचर, जैसा कि हमने एक कैलकुलेशन निकाला रफ कि 25 लाख अराउंड टीचर्स होंगे हमारे इंडिया में, तो इनकी सैलरी एज पर नॉर्म्स लिखी जाती है बट मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीकों से इनकी सैलरी कट की जाती है। और मोस्ट ऑफ द स्कूलों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% स्कूलों में, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में होता है ऐसा, 100% में नहीं होता। कुछ स्कूल बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग ही एजुकेशन के सर्विस को एजुकेशन में कमाने का धंधा बना देते हैं। बात उन्हीं की हो रही है। जी हाँ। उसके बाद आप क्या करवाते हैं टीचर से? टीचर को अपॉइंट किया आपने पढ़ाने के लिए, बच्चों के ग्रूमिंग के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और टीचिंग से रिलेटेड हर एक वो काम करने के लिए। लेकिन आज स्कूल आज के बाद टीचर को स्टे बैक करके और बहुत सारी चीजें उनसे करवाई जाती हैं जो कि एक टीचिंग स्टाफ का काम नहीं है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ का काम होना चाहिए। लेकिन उसमें टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उसमें एनफोर्स किया जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी जस्ट गेट ऑफ। तो मजबूरी में टीचर को करना पड़ता है। तो ये क्लरिकल जो काम है, इसमें टीचर की मेंटल हैरेसमेंट, जो मेंटल पीस है, उसको बिल्कुल हम तार तार कर देते हैं। तो दो बातें हुई, टीचर को आपने एक तो सैलरी कम दी, दूसरी बात हुई कि आपने टीचर को उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है स्कूल में उससे ज्यादा आपने काम कराया। ये कौन कर सकता है? ये कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रहा हो। तो दोस्तों, इन सब बातों से जाहिर है कि एजुकेशन की इंडस्ट्री जो है, ये बन गई है इंडस्ट्री, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें माफियाओं का बोलबाला हो गया है। और इन माफियाओं के चक्कर में पूरी जो मानव प्रजाति है उसमें जो सबसे एसेंशियल सर्विसेज हैं एजुकेशन, वो अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलने में, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन सस्ते दामों में मिलने में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम वैसा कर सकें, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कम और सस्ते दामों में मिल सके हमें। तो दोस्तों, ये पूरा प्रकरण है जिससे कि ये साबित होता है कि चीजें जितना सामान्य हम सोचते हैं उतनी सामान्य नहीं है। चीजें अंदर खाने असाधारण रूप से बदल रही हैं, बदल गई हैं। तो इसमें हम किसको दोष दें? दोष अल्टीमेटली शासन प्रशासन को जाता है कि एक आइडियल गाइडलाइंस होने के बावजूद आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाते। कहीं ना कहीं आप लूप होल देते हैं, जिस लूप होल का फायदा उठाकर कोई भी ऐसा इंसान माफिया तंत्र को की तरह चलाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, उसके दूरदर्शिता में कमी है, या फिर उसके कानून में कमी हो सकती है। ये रिव्यू का विषय है, बट कमी चाहे जहां भी हो, हमें समाधान मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सरकार
केंद्रीय सरकार या फिर अन्य राज्य सरकारों से कि कृपया आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और जिस तरह का माहौल है उसको बदलने में और बच्चों के उचित शिक्षा की व्यवस्था में हमारी मदद करें। और इस तरीके से हम एक बच्चों को उज्जवल भविष्य के साथ साथ देश को भी उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। जी।